जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का कंप्लीट जनरल स्टडीज की सीरीज में स्वागत करता हूँ। क्लास फोर्थ है आपका। बेसिकली इस सीरीज का फायदा है कि ऑल सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज में कवर होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, सबको हम लोग एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। तो एट द एंड आपका ये बेनिफिट होने वाला है कि क्विक रिवीजन कर सकते हो। फिर वन टाइम में आपका एक ही बार में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। सो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट का जो हिस्ट्री का सेक्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट जो ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं, राजा राम मोहन राय जब फाउंडर थे। इसमें क्या कहते हैं, जो लिस्ट बना हुआ है टेबल फॉर्म में रखने का एक फायदा था कि वो एक ही जगह पे एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है, जिससे आप इजिली लर्न कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। सो इसलिए हमने इसको टेबल फॉर्मेट में ही रखा है। जैसे कि मूवमेंट हो गया, यहाँ पे फाउंडर्स, लीडर्स हो गए, ईयर हो गया, उनके की आइडियाज और बिलीफ्स हो गए, मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है। सो ब्रह्म समाज के लिए बात करें तो फिर राजा मोहन राय, बाद में इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी ऐड हो गए थे। 1828 में शुरू हुआ था और इनका बेसिकली जो मोनोथेइज्म अगेंस्ट आइडल और सिर्फ जो था कास्ट सिस्टम, सती, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इनका जो भी मिशन था। तो इन्हीं के टाइम पे जो सती प्रथा का एबोलिशन हुआ था, एबोलिशन ऑफ सती जो 1839 में बार बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके। और विमेंस का एजुकेशन, विडो रीमैरिज से रिलेटेड काफी इन्होंने काम किया था। फिर प्रार्थना समाज की बात करें तो यह 1867 में इसको आत्माराम पांडुरंग के द्वारा शुरू किया गया था। इसके दूसरे थे एम जी रानाडे और हार्डी भंडारकर भी थे इसमें। इसका बेसिकली जो फॉर्म था, जो रिफॉर्म था, सोशल रिफॉर्म ब्रह्म समाज के ही लाइन पे चला था। और इन्होंने कास्ट और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था। विडो रीमैरिज को इन्होंने फोकस किया। वीमेन एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस जो क्लासेस थे उनको अपलिफ्टमेंट की बात हुई। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने शुरू किया था, 1875 में शुरू किया था। इन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ वापस करके बैक टू वेदास। और इन्होंने आइडल वर्शिप और कास्ट रिजिडिटी को इन्होंने विरोध किया था। डीएवी स्कूल का स्थापना किया। शुद्धि मूवमेंट इनके टाइम पे शुरू हुआ था। और विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन पे काफी उन्होंने फोकस किया। फिलोसॉफिकल सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट है। मैडम ब्लाटवेस्की और कर्नल ऑलकॉट। ठीक है। तो अभी काफी इनमें ये रोल रहा है इसमें। 1879 में शुरू किया गया था। और इन्होंने क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड और रिवाइवल ऑफ वेदांता और उपनिषद पे काफी फोकस किया इन्होंने। रिवाइवल ऑफ हिंदू फिलोसफी यानी रिसेंट बाद में फिर हम लोग मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करते हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने इसको शुरू किया था। जो इनके गुरु थे राम कृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। 1897 में इसको शुरू किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। तो इन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता, हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन के साथ मतलब ह्यूमैनिटी पे काफी फोकस किया। एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ वर्क, सोशल सर्विसेज, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे इन्होंने काफी किया काम किया। अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं, सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। और ये 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना इनके टाइम पे किया गया था। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन फॉर मुस्लिम और रिकंसाइल इस्लाम विद वेस्टर्न थॉट पे भी काम किया। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना किया, विमेन एजुकेशन पे फोकस किया और मुस्लिम सोशल रिफॉर्म पे इन्होंने काम किया। बहावी मूवमेंट की बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा शुरू किया गया था। और टिटो मियां का भी काफी रोल था इसमें। और इन्होंने प्यूरिफाई इस्लाम, अपोज पॉलीथीज्म और रेसिस्ट ब्रिटिश का भी उन्होंने किया था। इस्लामिक रिवाइवल और एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस पे उन्होंने काम किया। सिंह सभा मूवमेंट की बात की, गुरमुख सिंह और खालसा दीवान के द्वारा शुरू किया था 1873 में। और उन्होंने सिखिज्म का रिफॉर्म किया, प्रॉपर खालसा आइडेंटिटी और एजुकेशन को प्रमोट किया। सिख रिवाइवल में काफी रोल निभाया। और बाद में इन्होंने अकाली दल को भी, अकाली जो मूवमेंट था उसको भी लीड किया था। यंग बंगाल मूवमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। इसने रैशनलिज्म, थॉट्स, लिबर्टी और विमेन्स राइट पे काम किया। इंस्पायर्ड रेडिकल थिंकिंग, प्रमोट नेशनलिज्म, लिमिटेड मास इनफैक्ट मास इफेक्टिंग का काफी कम था। फिर ज्योग्राफी में बात करें तो नेशनल पार्क जो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे लद्दाख से। लद्दाख में तहमिस नेशनल पार्क है जो काफी इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है। फिर जम्मू कश्मीर में बात करें तो सलीम अली हो गया, डर्टिगाम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, काजीनाग हो गया। ये आपका जम्मू कश्मीर में है। फिर
हिमाचल प्रदेश में बात करते ग्रेट हिमालय है, पिन हिमालय हो गया। ठीक है। और तो एक इम्पोर्टेंट वाला है। फिर हरियाणा के बाद कलेसर हो गया, सुल्तानपुर हो गया। राजस्थान में यहाँ पर केवलादेव पूछा जाता है। फिर रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, काफी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, माधव हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया। ठीक है, सतपुड़ा हो गया, कुनो हो गया, ये काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। गुजरात में बात करें यहाँ पे गिर हो गया, मेराइन हो गया। फिर ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपका गुगामल हो गया, फिर पेंच हो गया, संजय गांधी हो गया। ये काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। गोवा में महावीर हो गया, नेशनल पार्क। फिर कर्नाटका में आप आ जाओ तो बांदीकुर हो गया, कुंजमुख हो गया, बंदघट्टा हो गया, राजीव गांधी हो गया। ठीक है, और अंशी हो गया। फिर केरला में आपका आ जाओ तो रविकुलम हो गया, फिर पेरियार हो गया, सैलेंट वैली हो गया, ये काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर आप फिर यूपी की बात करें तो दुधवा हो गया, बिहार में वाल्मीकि हो गया, सिक्किम में कंचनजंगा हो गया। उत्तराखंड में काफी इम्पोर्टेंट दीप कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में नंदोपा हो गया। आसाम भी काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आपका काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नागालैंड में इंटर एमपी हो गया। फिर मेघालय में आपका नोक्रेक हो गया, मणिपुर में सिरोही की गुलाम जाओ हो गया, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और डिसन हो गया, मिजोरम में यहाँ पे ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में बक्सा हो गया आपका, फिर सुंदरबन हो गया, जलपाड़ा हो गया। तो ये सारे झारखंड को वेस्ट का पूछा जाता है। फिर उड़ीसा में आप लोग आ जाओ, भितरकनिका सिमलीपाल हो गया, छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती हो गया, फिर गुरु घासीदास हो गया, कांगेर वैली हो गया, तेलंगाना महावीर हरिना हरिना वनस्पति हो गया, फिर मुर्गावानी हो गया। ठीक है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी हो गया, स्टेट छत्तीसगढ़ काफी कोंडा हो गया, जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर गढ़ तमिलनाडु गलफ मन्नार हो गया। ठीक है, मधुमलई हो गया, ये काफी हो गया। अंडमान निकोबार की बात करें यहाँ पे कैंपबेल हो गया, गलता हो गया, माउंट हैरियट हो गया। ठीक है, सैंडल पीक हो गया, रानी झांसी में रानी हो गया। ये काफी ने जो नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी लिस्ट आप इसको याद कर सकते हो। फिर पॉलिटी में हम लोग बात करें अमेंडमेंट्स की, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी गारंटी है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में शुरू हुआ था। और इसमें क्या होता है, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, बेसिक प्रोटेक्टेड जो लैंड रिफॉर्म लॉ है, जुडिशियल रिव्यू से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बात की गई थी। 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। इसमें लिंग्विस्टिक बेस पर और जो स्टेट्स थे राज्य थे उनको पुनर्गठन की बात हुई थी। कभी संशोधन 1971 में यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। इस पर 25वां अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको मूव करके फंडामेंटल से राइट से लीगल राइट में कर दिया गया था। फिर 26 अमेंडमेंट 1971 में इसको जो फॉर्मर रूलर थे उनके प्राइवेट फोर्सेस को एबोलिश कर दिया गया था। फिर वजह से 6th अमेंडमेंट 1975 में इसमें जो सिक्किम है उसको 22वां राज्य बनाया गया। फिर 42वां संविधान तो संशोधन हुआ था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर और एक इंटीग्रेटिव वर्ड को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था और पार्लियामेंट के पावर को बढ़ाया गया था। 44th अमेंडमेंट 1978 में आता है, यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन को मॉडिफाई किया गया और जो इंश्योर किया गया कि जो प्रॉपर्टी राइट है उसको फंडामेंटल राइट ना होकर के और सिर्फ लीगल राइट बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में उसमें एंटी डिफेक्शन बदल बदल कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, इसमें जो वोटिंग का एज है 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। उसके बाद 69th अमेंडमेंट 1981 में हुआ, उसमें तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। फिर थर्ड अमेंडमेंट जो हुआ इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर 74वां में हुआ था, इसमें जो लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर 86वां अमेंडमेंट एडमिशन खुलन हुआ था 2002 में। ठीक है, इसमें जो फंडामेंटल एजुकेशन उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, जो इसको 6 से 24 साल के बच्चों को मतलब अधिकार दिया गया कि उनको एजुकेट करना एजुकेशन चाहिए।
ये आर्टिकल 21 ए में रखा गया। फिर 91st अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो लिमिटेड साइज 15% रखा गया। ठीक है। तो 97th अमेंडमेंट 2011 जिसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस दिया गया। 151 संशोधन 2016 में हुआ था, इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। 103वां संशोधन 2019 में, उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसको 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी, दिया गया। 104वां संशोधन जो 2020 में, उसमें जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर में, उसको एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया गया। ठीक है। लेजिस्लेचर में 2030 तक कर दिया, और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया गया। 105वें संशोधन में 2021 में, उसमें कहा गया स्टेट्स को ये अधिकार दिया गया कि वो अपने यहाँ पे जो ओबीसी लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर सकता है और आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। और इन्वायरमेंट में ये जो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स है काफी इंपॉर्टेंट आपके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें, 1972 में इसका स्थापना हुआ था, और स्टॉकहोम कहाँ पर, स्वीडन में है, और यहीं से फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हुआ था, और यहीं पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की यूएनईपी की स्थापना हुआ था। फिर साइट्स की बात करें तो साइट्स बेसिकली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड 1973 में हुआ था, और ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना फ्लोरा है उनके इंटरनेशनल व्यापार को कंट्रोल करने के लिए। रामसर साइट की बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो बेसिकली वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्रभूमि के कंजर्वेशन उनके सस्टेनेबल यूज से रिलेटेड है। और रामसर कहाँ पे, ईरान में है, और उसको 1971 की स्थापना की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट जो 1987 में इसकी लेकर के आया गया, और मॉन्ट्रियल कहाँ पे, कनाडा में, और इसके बेसिकली जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात हुआ। तो फिलहाल कार्बन कार्बन और ऑडियो स्पेस के फिज आउट के लिए भी इसकी बात हुई थी। बेसल कन्वेंशन जो 1989 में उसको शुरू हुआ था, बेसल जो स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पर इस हजार्डस वेस्ट के बारे में, यहाँ पे भी जो ट्रांसबॉundरी मूवमेंट होता है उनका डिस्पोजल से रिलेटेड जो कंट्रोल करने के लिए हुआ। फिर रियो और समिट जो 1992 में शुरू हुआ, रियो जनवरी ब्राजील में शुरू हुआ था, और ये ही इसी को एजेंडा 21 के नाम से भी नहीं किया जाता है, जाना जाता है। और यहीं पर डिक्लेरेशन हुआ था, सिगड़ी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शुरू हुआ था। यूएनएफसीसी और यूएससीडी की स्थापना हुई थी। फिर यूएनएफसीसी 1992 में हुआ था, ने देखा बेसिकली क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए किया गया था। फिर सिगड़ी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फिर 1992 में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, और यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग किया बताया गया है। ये जो लाइन है सर आपके स्टेटमेंट में भी यूज किया जा सकता है। यूएनसीसीडी जो 1994 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ, यहाँ पर इस कन्वेंशन में बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन पे काम करने की बात किया गया था, फोकस किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है, 1987 में यहाँ पे प्रोटोकॉल जापान में शुरू हुआ था, और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिडक्शन घटाने की एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तैयार किया गया जो डेवलप कंट्रीज पे लागू होंगी। फिर जहाँ से वर्क सबमिट हुआ था, रिवर्स सबमिट 10 साल के बाद 2002 में। ठीक है। और यहाँ पर जो एजेंडा 21 जो रिलीज हुआ था रिव्यू में, उसका रिव्यू किया गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कमेंट किया गया। करने की बात की गई पेरिस एग्रीमेंट में, जिसको कॉप 21 के नाम से जानते 2015 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। और एक ग्लोबल पैक्ट अंडर द यूएनएससी और लिमिट यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका लिमिट को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की बात की है। 51.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हुआ था। ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट जिसको कॉप 26 के नाम से जाना जाता है, 2021 में ये अपना शुरू हुआ था, ग्लासगो में इसके हुआ था। और यहीं पर नेट कमिटमेंट और नेट जीरो जब कॉन्सेप्ट है बाई मिड सेंचुरी तक, फोकस ऑन अटेंशन ऑन कूल एंड क्लाइमेट फाइनेंस। फिर बात है। फिर साइंस के कुछ देखें तो साइंस में यहाँ पे विटामिन से के केमिकल नेम है इसके। ठीक है। तो विटामिन हो गए कि केमिकल नेम हो गया, बार बार एग्जाम में पूछा था इसकी तरफ परफॉर्म से डिजीज होती है, और इसका मेडिकल यूजेज क्या क्या है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस, इसके कारण क्या होता है, कम नाइट ब्लाइंडनेस होता है जो टाइम में होता है जिससे, तो उसको क्या कहता है ड्राई आईज भी कहा जाता है। तो विटामिन है अपने विजन को मेंटेन करने के लिए, इसके लिए हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी वन की बात करें तो थायराइड कहा जाता है, वेरी वेरी और मॉस्ट वीकनेस के कारण होता है, नर्वस सिस्टम हार्ट हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बी इसको राइबो फ्लेविन कहा जाता है। ये एरिबो एरिबो
फ्लेविनोसिस कारण होता है, क्रेक लिप्स होता है और आईज बर्न करता है, स्किन आई हेल्थ और एनर्जी मेटाबॉलिज्म इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल। B3 जिसको नाइसिन यानी कोलिक एसिड कहा जाता है, इसके कारण पेलाग्रा होता है, डायरिया और डिमेंशिया का भी काफी खतरा रहता है। स्किन डिजीज, नर्वस और डाइजेशन हेल्थ में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर विटामिन और विटामिन यहाँ पे B5 की बात करें, ठीक है, तो विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, इसके कारण फैटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन और हार्मोन सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन B6 की बात करें तो इसको पैराडॉक्सिन कहा जाता है। एनीमिया कन्वर्सन इसके डिसऑर्डर इसके कारण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है और नर्व रिलेटेड डिजीज में काफी है। B7 की बात करें इसको बायोटिन कहा जाता है, हेयर लॉस और ड्राई स्किन के कारण होता है, हेयर स्किन और एंजाइम फंक्शंस में इसका काफी रोल है। विटामिन B9 फोलिक एसिड इसको कहा जाता है, और इसका जो मेगा मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है और बर्थ डिफेक्ट के कारण होता है, प्रेगनेंसी सपोर्ट एनीमिया ट्रीटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन को कहा जाता है, उसको नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम और ब्लड हेल्थ में काफी विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसको, के कारण इसका भी रोग होता है, जिससे गम में ब्लीडिंग होता है, पूरा हीलिंग होता है, इसलिए इसका जो रोल है इम्यूनिटी और ओवर हीलिंग और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काफी किया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो ये विटामिन डी छाती के रोग कहा जाता है, रिकेट्स रोग होता है इसके कारण, और उसके मलेशिया भी होता है। एग्जाम में पूछा जाता है बोन स्ट्रेंथ और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन ई की बात करें तो टॉक्सिक रोग कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव और मसल वीकनेस में इसका काफी रोल है। एंटीऑक्सीडेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफी रोल अपना निभाता है। विटामिन के इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, और इसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसके कमीकरण और ब्लड क्लॉटिंग में डिसऑर्डर इसके कारण होते हैं, ये काफी हेल्प करते हैं क्लॉटिंग। फिर इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इकोनॉमी में तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से किस ईयर में स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर और इनका इकोनॉमिक रोल क्या है। यूनाइटेड नेशन ने 1945 में स्थापना किया था, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में, और बेसिकली इसका जो रोल है पीस को मेंटेन करना, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड्स और ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इसका काफी रोल है। IMF की बात करें तो इसका स्थापना 1944 में किया था, के तहत वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है, प्रमोट शॉर्ट टर्म जो लोन है उसको प्रमोट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो IMF है शॉर्ट टर्म लोन को प्रमोट करता है, और वर्ल्ड बैंक है आपको लॉन्ग टर्म जो लोन है उसको प्रमोट करता है। स्टेबलाइज और IMF क्या करता है, स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स और फोस्टर मॉनेटरी कॉर्पोरेशन में काफी इसका रोल है। वर्ल्ड बैंक को 1944 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर इसका, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता है, प्रोवर्टी रिडक्शन में भी इसका काफी रोल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में 1995 में स्थापना होता है, इसने जो कैट का स्थापना हुआ था 1948 को, वो रिप्लेस के इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, और रेगुलेट करता है इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हैं और टैरिफ को कम करता है, और जो डिस्प्यूट्स और फेयर कंपटीशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की 1961 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसमें जो बेसिकली प्रमोट करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ट्रेड लिबरलाइजेशन को, टैक्सेशन रिफॉर्म को, सस्टेनेबल ग्रोथ पे काफी इसका फोकस होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना हुआ था इसका, और इसका जो हेडक्वार्टर है कोलोनी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ये प्लेटफॉर्म लीडर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिस्कस इकोनॉमिक ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज को डिस्कस करने के लिए। अनकैट की बात करें तो 64 में इसका स्थापना हुआ था, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बेसिकली वर्क ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेट रेजिंग, हेल्थ सब पे चीजें काम करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना 1919 में, वो मुख्यालय यहाँ पे जेनेवा में। ये सेट करता है लेबर स्टैंडर्ड्स को, प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट को, फेयर वेजेस एंड सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा में के लिए काम करता है। ऐसे डेवलपमेंट बैठक में उसका 1966 में स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। They provide loan और टेक्निकल एड फॉर द डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इन रिसर्च फर्टिलाइजर एनर्जी एंड स्पेसिफिक लोन्स को प्रोवाइड करता है। न्यू डेवलपमेंट इसको फिक्स बैंक कहा जाता है, 2014 में स्थापना हुआ, मुख्यालय शंघाई में बनाया गया। ये बेसिकली प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मल्टीपल इकोनॉमी उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इसलिए या ये भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, यहाँ पे 2015 में स्थापना हुआ था, बीजिंग में मुख्यालय है इसका।
और फाइनेंशियल सेक्टर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बेसिकली क्या कहते हैं, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स रोल इन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इंश्योर सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स पे काम करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ की बात करते हैं, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। रॉ मटेरियल में इसका मुख्यालय और फोकस करता है ऑन फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और हंगर एरेडिकेशन पे। और आईएफसी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, 1956 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को और सपोर्ट करता है ऐसा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको सपोर्ट करता है। फिर करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या क्या है कि HQ16 जो चाइनीज चाइना का चाइना ने किया कि सरफेस सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है, विद नाटो नेम SCH-16 के नाम। और ये बेसिकली जो है जो रशिया का बक मिसाइल फैमिली है उस पर आधारित है, ठीक है। इसको टारगेट एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। और कॉम्प्लेक्स जो टेरन होता है वहाँ पे 360 डिग्री उसका कवरेज कर सकता है। तो सीड है सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्ट्री बकवीट का, इसको लद्दाख के कोल्ड डिजर्ट में इसको क्या ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कौन कौन से बेसिकली इसको अंतरिक्ष आगे फ्यूचर में अंतरिक्ष में खेती के पर्पज से इसको यूज किया गया है। अंतरिक्ष में खेती होता है जो फसल है उसको वहाँ पे उगाया जाता है। तो नासा के 11 जो एक्सपेरिमेंट उससे पार्ट है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर ग्राउंड रेवोल्यूशन 2.0 की, तो इसका एम है कि जो सॉइल हेल्थ है उसको रिस्टोर करना, सिक्योर करना, फूड प्रोडक्टिविटी को क्रिएट, रूरल लाइवलीहुड और सपोर्ट करना, क्लाइमेट कमिटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसने एक सर्वे किया जिसमें बताया कि जो यूपीआई यूपीआई पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के द्वारा सबसे ज्यादा जो पेमेंट किया जा रहा है महाराष्ट्र के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर कर्नाटक है, उसके बाद यूपी है, तेलंगाना, ये सब। महाराष्ट्र कितना 9.8% का उसमें शेयर है। इंडिया के रेसलर है तपस्या, उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो बुल्गारिया में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और इन्होंने जो नॉर्वे की फेलिसिटास दोमाजेवा है, इनको हरा करके 57 kg जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। ये नाम याद रखें। नव्या के बारे में बात करें यहाँ पे, तो नव्या क्या है कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस, MSDE, और MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा नाव्या एक ज्वाइंट इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका नाव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडल्ट एंड गर्ल्स, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था जून 2025 में। और ये बेसिकली है कि जो इंडिया एडोलसेंट गर्ल्स है जो 16 से 18 साल के इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट में है उनको एम्पावर करने की बात किया गया है। तो 3850 जो लड़कियां हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास PMKVY 4.0 के तहत इनको ट्रेनिंग दिया गया। नासा ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया जो बेसिकली स्पेस वेदर फोरकास्टिंग, इसका नाम है सूर्य। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सूर्य है तो इसमें किया होगा, बेसिकली नासा का प्रोजेक्ट है स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को इसको किया गया है और ये IBM के कोलेबोरेशन के साथ इसने तैयार किया। केरला हाई कोर्ट इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट है बेसिकली, जो कि केरला हाई कोर्ट इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट बना है जिसने गाइडलाइंस अपना गाइडेंस किया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। और बेसिकली इसका हुआ है कि सेंसर स्पीड को जो 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी निपटारा करने के लिए किया गया। नेपाल ने अभी ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। और तो अभी पूछा जाए और इसमें क्या है कि 7 जो स्पेसिफिक बिग कैट्स थे उनको
प्रोटेक्ट करने के लिए इसको जो भी इंटरनेट विकास अलायंस है इसको स्थापना किया गया था। एक क्या है मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कमीशन ऑफ कोविड-19 विकास अलायंस नॉन दैट कंट्री इंटरेस्टेड इन सिस्टम रिजर्वेशन नेपाल ने इसको ज्वाइन किया 24 अगस्त 2025 को। नेशनल सर्कल सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड मोस्टली के अंदर है उसने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको पीओआई स्टैट्स उसका नाम दिया गया है। इसका एम बेसिकली बिल्ड करना है स्ट्रॉन्ग डेटा इकोसिस्टम को बिल्ड करना है जहाँ पे एक कोई भी कहीं से भी अपना डेटा ऑफिशियल डेटा को एनालाइज और वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये फ्रेंड्स ये कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स थे साथ में एक इस वीडियो में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। एक वीडियो पसंद आए और सीरीज को कंटिन्यू करें तो एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए क्योंकि ये जो कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए 100% बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।